Welcome back, juniors, in the second lecture of the polynomials of class 10th. आपने नाइन्थ का जितना भी बेसिक है काफ़ी हद तक फर्स्ट लेक्चर में पार्ट 1 में कवर हो गया है। थोड़ा सा और रह गया है, वो इस लेक्चर में ख़त्म करने के बाद हम 10th पे प्रोसीड कर जाएंगे। पेशेंस तो रखना ही होगा। देखो, पेशेंस तो रखना ही होगा। पॉइंट टू पॉइंट कवर हो रहा है। तो हम लोग फर्स्ट लेक्चर पे एंड कहाँ पे किया था कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स निकाल रहे थे, जीरोस निकाल रहे थे। तो अब वहीं से कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। अब उससे पहले कि हम एक और क्वेश्चन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करें, वहीं से कंटिन्यू रखने से पहले एक चीज और सीख लो कि स्टैंडर्ड फॉर्म डिसेंडिंग ऑर्डर होती है और असेंडिंग ऑर्डर होती है। अरेंजमेंट हमारा पॉलिनोमियल्स इक्वेशंस में डिग्री के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आपको इस तरह दे देगा, अब आप इसको करने में घबराओगे कि इसको मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कैसे करूं। तो अरेंजमेंट या तो डिसेंडिंग में स्टैंडर्ड फॉर्म कही जाती है या फिर असेंडिंग में। तो ये डिसेंडिंग और असेंडिंग वाला कंसेप्ट सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि आपको क्वेश्चन दे देगा, या तो असेंडिंग ऑर्डर में दे देगा या तो डिसेंडिंग में दे देगा। पूछेगा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, होगा तो बता देना, वरना क्वेश्चंस करते समय हमेशा हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना होगा। इससे हमें इजियर पड़ता है, बहुत इजियर पड़ता है, इसीलिए डिसेंडिंग ऑर्डर को हमेशा प्रेफरेंस मिलती है। नोट डाउन कर लो इसे, ठीक है। रफ करते हैं। अब बात देखो, क्वेश्चन ये है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ तक, -8x + x² + 12। अब देखो, तो देखो ये क्वेश्चन लिया। अब इसमें पहले वाले में अगर हमें इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करना है, अगर इसके जीरोस निकालने हैं बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। और एक और चीज अगर मैंने पहले लेक्चर में ना बताई हो तो यहां बता देता हूं, शायद से बताई थी मैंने कि जीरोस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए निकलते हैं। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए ही सिर्फ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगती है। तो पहला सॉल्यूशन अगर हम करें तो इसको अरेंज हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो सबसे बड़ी डिग्री हमारी, पहले तो 6x² लिखे, सबसे बड़ी 2 है, फिर उसके बाद x के ऊपर 1 है, फिर उसके बाद x के ऊपर 0 है जो कि 1 हो जाती है। 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर -3 के साथ मल्टीप्लाई होकर -3 ही देने वाली। अब देखो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का ये रूल होता है कि हम पहले इक्वेशंस को 0 के इक्वल डाल देते हैं, और ताकि हमें, देखो हमने स्टेप ले लिया है कि इक्वेशन हम मान के चल दिए हैं 0 है, हमने उस चीज को मान लिया है। अब जो भी आंसर आएगा वेरिएबल को एक तरफ करके और वैल्यू को एक तरफ करके, जो भी x की वैल्यू आएगी वो इसमें रखने पे 0 ही आएगी। अब जो भी x की वैल्यू आएगी वो इस बात को फेवर करेगी कि ये इक्वेशन 0 के इक्वल है। देखते हैं, समझते हैं। अब हमने पहले देखा था कि इस पूरे को उठा के इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये -18x² हो गया। साइन को रहने दो और ये जो वेरिएबल है इसको रहने दो, खाली हम पॉजिटिव पॉजिटिव का 18 उठाते हैं। हमेशा ये उठा लो पॉजिटिव पॉजिटिव का, इसको आप फैक्टराइज करना है, ठीक है। 2 से किया 9 हुआ, 3 से किया 3 बचा, फिर 3 से हुआ 1 हो गया, खत्म। नंबर क्या मिले? 2 3 3। अब ये 3 तरीके के नंबर मिले। अब इनमें से कुछ को मल्टीप्लाई करके एक नंबर बनाना है और कुछ को मल्टीप्लाई करके एक, ताकि जो ये हमारा बीच वाला टर्म है, अभी हम यहां पे माइनस को इंक्लूड नहीं करेंगे और ना ही ये वेरिएबल को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। ये बीच वाला टर्म है, ये उन्हीं दो नंबर के मल्टी एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन से आए, ठीक है। बात को समझने की देखो कोशिश यहां पे इस तरह करेंगे कि यहां पे माइनस ऐसे ही रहने दिया, ठीक है। यहां ब्रैकेट लगाया। अब देखो, इससे या तो मैं 2 × 3 कर दूं 6 और 3 को ऐसे ही रहने दूं, तो दो तरीके का ये नंबर मिले, या फिर मैं 3 × 3 9, 2 को ऐसे ही रहने दूं, तो ये दो तरीके के मिले। अब इनमें से हमें चूज करना है कौन सा सूटेबल है। अब जैसे मुझे तो लग रहा है यही सूटेबल है, क्योंकि देखो अगर ये क्यों नहीं है, क्योंकि इसका एडिशन करोगे तो 9 मिलेगा और सब्सट्रैक्शन करोगे तो 3 मिलेगा।
अब इसमें देख लो, इसका एडिशन किया 9 + 2 तो 11 मिला, और हम यहां पे सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं 9 - 2, ठीक है। तो हमें ये बीच में 7 मिल जाएगा, और ये माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वेरिएबल भी दोनों के साथ चला जाएगा, इसलिए जो भी साइन रहता है उसको वैसा ही रहने देते हैं। जो भी नंबर होता है उस ये बीच वाला, जो भी फैक्टराइज करने पे नंबर्स दो आते हैं, उनके एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन से ये नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हमें वो जो दो नंबर मिले थे उनके सब्सट्रैक्शन से मिला, ये इनके बीच का साइन और ये वेरिएबल हमने सेम रहने दिया। अब इसको अंदर एंट्री करा देते हैं, तो -9x - 2x लिख सकते हैं, +2x -3 = 0, क्योंकि -9x में से अगर +2x घटाओगे तो आपको सिंपल बात है कि -7x ही मिलने वाला है, ठीक है। तो अब देखो, और अब ये -9x × 2x करोगे तो देखो -9 × 2 -18, और x × x x², तो -18x² मिल रहा है। तो हमें बस यही चीज नोट करनी है कि हमें इस पूरे वाले को, जो भी कोफिशिएंट है और जो भी ये वेरिएबल है, फर्स्ट टर्म को लास्ट वाले कांस्टेंट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करना है, और जो भी आएगा उसमें से हमें पहले पॉजिटिव वाला ये निकाल लेना है, क्योंकि -18 को आप फैक्टराइज करने में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो इसीलिए हम पॉजिटिव वाला लेते हैं, ठीक है। ये माइनस ऐसे ही रहने दिया, x ऐसे ही रहने दिया, वो बाद में हम चेक करेंगे कि इनको मल्टीप्लाई करने पे ये पूरी फॉर्म आ रही है कि नहीं। हमें तो खाली यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव का कोफिशिएंट लेना होता है, ठीक है। अब समझ गए होंगे। अब ये दो तरीके के पेयर्स हमें मिले और ये दो तरीके के टर्म्स के पेयर्स मिले, इनमें हमें कॉमन लेना है। तो इसमें कॉमन ये दो स्टार्टिंग के दो में हमें मिल रहा है 3x, ब्रैकेट में क्या बचेगा x - 3। अब एक ब्रैकेट में x - 3 बचा है, तो दूसरे दो टर्म्स के पेयर्स में ऐसा कॉमन लेना है कि अंदर 2x - 3 बचना चाहिए। देखो यहाँ 2x - 3 बचेगा, आप मल्टीप्लाई करके चाहे इसके साथ देख लो, 6x² - 9x ही आएगा। अब यहाँ पे 2x - 3 पहले से ही है, तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं लेंगे, यानी कि 1 रहेगा, कॉमन 1 रहेगा। कुछ भी नहीं लेते हैं तो 1 रहता है कॉमन, क्योंकि इसमें से 1 कॉमन लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। 1 हर किसी के साथ मल्टीप्लिकेशन में रहता है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही आएगा, = 0। अब यहाँ देखो 2x - 3 कॉमन मिल रहा है, और दूसरे ब्रैकेट में 3x + 1 मिलेगा। इसका कहने का मतलब ये होता है कि या तो ये 0 होगा, और या फिर इसकी कोई भी वैल्यू हो, ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, या फिर ये 0 होगा तो ये चाहे कोई भी वैल्यू दे तो ये मल्टीप्लिकेशन में आंसर 0 ही आना है। तो हम दोनों को ही 0 करके देख लेते हैं, दोनों भी तो 0 हो सकते हैं। अब 2x - 1 = 0, 3x + 1 = 0। अब पहले वाले के लिए x की वैल्यू आएगी हमारी यहाँ 3 था, सॉरी, पहले वाले के लिए आएगी 3/2, और दूसरे वाली वैल्यू आएगी -1/3। ओके, अब देखो हमने क्या कहा था, ये क्वाड्रेटिक थी, मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते थे, तो ये 2 रूट्स पॉसिबल हैं इसके, ठीक है। तो इसी तरीके से बस ये कॉमन लेने वाला सिस्टम है, और ये मल्टीप्लाई करके आपको मेन है कि ये मिडिल टर्म तोड़ना है। नहीं समझ आया हो तो लेक्चर दोबारा देखना, और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, ये प्रैक्टिस से ही आते हैं, वरना बहुत कंफ्यूजन रहता है इनमें। और एक और कंसेप्ट अगर मैं बताऊं, शायद पहले ना बताया हो, फिर भी बता देता हूं। जैसे x² लिखा था, अब इस x² के साथ तो हमें x² के बाद तो हमारा x आना चाहिए था, तो ये गायब कहां हो गया, डायरेक्ट कांस्टेंट कहां से आ गया। तो ये समझ लेना कि यहां पे कोफिशिएंट 0 हो गया होगा। जो भी x का कोफिशिएंट था, देखो रूट्स से इक्वेशन बनाई जा सकती है, वो हम अभी सीखेंगे। इक्वेशन से रूट्स निकालना तो जान गए ना, अब रूट से भी इक्वेशन बनती है, तो रूट्स का अगर हम कुछ भी एडिशन सब्सट्रैक्शन करते थे तो वो रूट्स 0 हो जाते थे। यहाँ पे कोफिशिएंट 0 हो जाता था x का, तो ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होके x गायब हो जाता था, और 1 वैसा ही रहता था। तो आप चाहे तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर ये जब 0 ही हो जा रहा है तो इसको इसी तरह सिंपल लिख दो, ठीक है। समझ आ गया होगा अच्छी तरीके से।
अब आ जाते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे, जो सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए यूज होता है। आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीखा, क्या सीखा? रूट्स निकालने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ओनली, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इसी के लिए, और एक होता है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये भी सिर्फ यही बातें यहीं पे उतर आई हैं, ठीक है। फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ओनली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी होता है। अब देखो, जैसे x हमारा वेरिएबल था, तो इसमें माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप कहोगे ABCD कहां से घुसाई सर? अरे यार, लेक्चर पुराना वाला याद करो ना। ABCD सिर्फ सिंपली कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट को डिटरमाइन करने के लिए, डिफाइन करने के लिए थे, ठीक है। तो इसमें घबराना नहीं है, अभी दिखाते हैं। देखो इस पूरी बात को देखो, क्वाड्रेटिक के हमारे दो रूट्स हो सकते हैं, तो x की एक वैल्यू ऐसी हो गई जिसमें यहां देखो, यहां पॉजिटिव साइन है, और एक वैल्यू हो गई, दूसरा रूट आएगा जहां पे यहां नेगेटिव साइन है, और कोई भी चेंजेस नहीं है। तो इसी बात को हम सिंपली इस तरह लिख सकते हैं। बुक्स में ऐसा लिखा होता है तो अक्सर बच्चे देख के डर जाते हैं, तो डरना नहीं है। मैंने इसको आपको स्प्लिट करके दिखा दिया, ये कहना क्या चाहता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो देखो इस पूरी बात को ऐसे कह सकते हैं, यानी कि एक बार इनके बीच में माइनस बी और अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac के बीच में एक बार प्लस होगा, एक बार माइनस होगा, और कोई चेंजेस नहीं होंगे। डिनोमिनेटर में 2a ही रहेगा और माइनस बी भी रहेगा, माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac भी रहेगा। बस खाली माइनस बी और अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac के बीच में साइन का चेंजेस है, एक बार प्लस रखेंगे एक बार माइनस, तो दो डिफरेंट तरीके के रूट्स आ जाएंगे। इस चीज को नोट करो, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस लगा के देखते हैं, तभी तो रियल फील आएगा। चलो, ये भी सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए है, कहीं पे नोट कर रहे हो ना, इतने प्यारे प्यारे कंसेप्ट्स मिलते जा रहे हैं आपको, नोट कर रहे हो? मैं बता रहा हूं, वन वेरिएबल ही इंपॉर्टेंस रखता है। ये जो 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल्स, ये सब आप लीनियर इक्वेशंस सीखोगे, अभी 3rd चैप्टर है, और ज्यादातर लाइफ में यूज पता है वन वेरिएबल का ही है। क्यों? क्योंकि अगर वन वेरिएबल है हमारा, तो वेरिएबल को एक तरफ कर देंगे और इक्वल टू के दूसरी तरफ वैल्यू कर देंगे, तो उस वेरिएबल की वैल्यू निकल आई। मान लो वेरिएबल जो x था वो किसी की एज रही होगी, स्पीड रही होगी, टाइम रहा होगा, डिस्टेंस रही होगी, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही अगर दो वेरिएबल्स हो जाते x और y, एज राम की एज x हो गई और कमलेश की एज मान लो हो गई आपकी, ईशांत की एज हो गई y हो गई, कमलेश नहीं, ठीक है। राम थोड़ा ऑकवर्ड क्या कहते हैं, थोड़ा पुराना जमाने का नाम है, तो कमलेश और ईशांत रख लो, ठीक है। कमलेश की एज x हो गई, ईशांत की एज y हो गई, ठीक है। तो यहां पे अभी हम वेरिएबल्स दो एक तरफ रखेंगे और जो भी वैल्यू आएगी वो एक तरफ रखेंगे। अब हमें ये तो पता नहीं है कि कमलेश की एज कौन सी है, राम की एज कौन सी है, अभी भी डिलेमा में, क्योंकि या तो उनकी सम, राम की एज और ईशांत और कमलेश की एज का सम कुछ आया होगा कुछ वैल्यू में, या तो उनका प्रोडक्ट कुछ आया होगा, या तो उनका डिवीजन कुछ आया होगा, तो हम पर्टिकुलर पर्सन की एज तो नहीं बता सकते, इसीलिए वन वेरिएबल होना इंपॉर्टेंट है। अभी आप आगे सीख लोगे कि 2 वेरिएबल्स को भी वन वेरिएबल में कन्वर्ट किया जा सकता है और पर्टिकुलर की वैल्यू निकाली जाती है, इसीलिए वन वेरिएबल ज्यादा इंपॉर्टेंस पॉजेस करता है, ठीक है। अब देखो, देखते हैं अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे वापस आते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है ना, इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से आप x की वैल्यूज निकाल सकते हो, कैसे? x की जगह रखो b माइनस बी प्लस रखो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac 2a। अब देखो इक्वेशंस हमारी ऐसे लिखी जाती हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी
तो यहाँ पे ए कोई कोफिशिएंट हो गया, बी कोई कोफिशिएंट हो गया, सी हमारा एक कांस्टेंट हो गया। तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, इसलिए हम डिफरेंट डिफरेंट लेटर्स का यूज कर लेते हैं, ए बी सी डी। ओके, समझ गए? या फिर अगर क्यूबिक इक्वेशन थी तो यहाँ ए बी सी डी से यू स्टार्ट कर देते, तो ए और बी हो जाता एक्स स्क्वायर के साथ, और सी हो जाता सिर्फ एक्स के साथ, और डी हमारा कांस्टेंट बन जाता है। इस तरीके से ए बी सी डी हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर इसी को इससे कंपेयर करोगे तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? ए हमारा, इसमें पता होगा कि बी -5 कैसे हुआ। ठीक है, अब यही सिंपली यहाँ पुट कर दो एक्स की जगह पे। माइनस हमेशा बी के साथ रहेगा, और बी क्या है? -5। ठीक है, तो माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएंगे, तो अभी यहीं पे ऐसे बना रहने देते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। बी हमारा माइनस अंडर रूट में 25 माइनस 24/2, तो यहाँ 5 प्लस अंडर रूट 1, तो अंडर रूट 1 का मतलब 1 ही होता है। इतने बेसिक्स तो क्लियर होंगे ना? ठीक है, क्योंकि 1 के ऊपर चाहे कोई भी वैल्यू हो, चाहे अपॉन में हो, अब इसको इस तरह लिखते हैं ना। बेसिक्स नहीं क्लियर है तो देखो @ कॉन्सेप्ट फरारी, नीचे टाइटल में ब्लू कलर का लिखा है, जिसपे ऐसा थंबनेल लगा होगा, मेरी सारी वीडियोस खुल के आ जाएंगे, ऐसा थंबनेल लगा होगा जिसमें मैंने लिखा है ओनली कम इफ मैथ इज वीक। तो इस तरीके के कंसेप्ट वहां सीखोगे। ठीक है, 1 के ऊपर चाहे कोई भी पावर हो, उसका आंसर 1 ही आने वाला है। 1 के ऊपर चाहे 100 रख दो, तो 1 को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 1 इंटू 1 1 ही आया, फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 1 ही आएगा। तो ये तो इतना बेसिक आपको आई थिंक क्लियर होगा ही होगा। तो यहाँ 5 + 1, यहाँ 2, तो यानी 6/2, जो कि आंसर आया 3। क्लियरली दिख रहा है एकदम? अब क्लियर है। चलो एक चीज और नोट करते हैं। देखो ये 3 आ गया। अब आप इसको चाहे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से निकाल के देख लो, इसका रूट 3 आने वाला है, एक रूट 3 आएगा। और अगर अब आप यहाँ पे प्लस की जगह माइनस वाला फॉर्मूला रख देते हैं, x = -b माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, तो देखना आपका 2 आएगा आंसर। निकाल के देख लो चाहे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। 2,3 इसके रूट्स आए थे, हमने पहले भी इस इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करके देख चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, या फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हो। मान लो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग थोड़ी टिपिकल हो जाती है, तो आप ये चीज यूज कर सकते हो। अब देखो, अब बहुत से क्यूरियस बच्चे होंगे, नहीं होंगे तो ये क्यूरियोसिटी जगनी चाहिए कि मैंने पहले लेक्चर में बताया हुआ था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मैक्सिमम 2 रूट्स होते हैं, या तो उसका कोई रूट नहीं होगा, या तो उसका 1 होगा, या तो 2 होगा। हो मैक्सिमम 2 सकते हैं, या तो कुछ भी नहीं हो सकता है, या तो 1 हो सकते हैं। तो मैक्सिमम 2 से ज्यादा नहीं जा सकते। तो 1 वाला कंडीशन का हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जो कि हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या मतलब है? x - 2 ले लेते, x - 2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको फॉर्मूले से खोलोगे, x² माइनस +4 - 4x। ठीक है, अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करके देख लो कि x की वैल्यू, जो 2 ब्रैकेट्स आते हैं फैक्टर करने पे, 2 ब्रैकेट्स लास्ट में, उसे ही फैक्टर्स कहते हैं। उन्हीं फैक्टर्स में दोनों के लिए, दोनों x के लिए वैल्यू 2 ही आने वाली है। जैसे मैं क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे समझना। +4 = 0, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 4 मिला, 4 को फैक्टराइज किया, 2 और 2। ठीक, अब x² माइनस 2x माइनस 2x, इसको ऐड करोगे तो देखना -4x ही आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4x² आएगा पॉजिटिव का, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव साइन काट देंगे। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे x कॉमन मिला है, यहाँ पे x माइनस टू बच रहा है, और यहाँ पे माइनस वन कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे तो x माइनस टू कॉमन मिला है, माइनस टू मिल रहा है, सॉरी यहाँ पे कॉमन माइनस टू लेना पड़ेगा, क्योंकि जो इस ब्रैकेट में आया है वही हमें दूसरे में चाहिए होगा। अब बचा क्या, x माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू। अब इसको हम जीरो के इक्वल रखेंगे तो दोनों के लिए x की वैल्यू टू ही आ रही है, इसका मतलब खाली इस इक्वेशन का एक ही रूट एग्जिस्ट कर रहा है जो कि है टू। ठीक है, समझ गए होगे। अब यहां पे ये फैक्टर्स हैं, ठीक है, इन्हें फैक्टर्स कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में कह देगा फैक्टराइज द इक्वेशन, जैसे 8 का फैक्टराइज करने को अगर मुझे कहा गया तो मैं 4 इंटू टू कर सकता हूँ, 2 इंटू टू इंटू टू, है ना, कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब मल्टीप्लाई करने पे वही आना चाहिए। अब आप चाहे इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, आएगा आपका यही इक्वेशन मिलेगी आपको, ये वाली। ठीक है, अरेंज्ड फॉर्म ये है। मल्टीप्लीकेशन आता है ना कि अब इस x को पहले इससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, पहले ब्रैकेट के पहले टर्म को दूसरे ब्रैकेट के दूसरे टर्म से किया तो एक्स स्क्वायर मिला। अब इस x को माइनस टू से करोगे तो माइनस टू एक्स मिला। अब इस माइनस टू को x से करोगे तो माइनस टू एक्स ही मिलेगा। अब इस माइनस टू को माइनस टू से करोगे तो प्लस फोर मिलेगा। ठीक है, अब इसको देख लो, माइनस टू एक्स कितना हो गया, माइनस फोर एक्स। देखा, वही इक्वेशन मिली। जैसे कि ये मैंने फैक्टराइज किया था, 8 को मल्टीप्लाई करने पे 8 ही मिल रहा था, वैसे ही इनको भी मल्टीप्लाई करने पे वही इक्वेशन वापस आ जाएगी। तो इसे कहते हैं फैक्टर्स, फैक्टर्स इन्हें कहते हैं। ठीक है, तब तो कोई कंफ्यूजन नहीं, ये भी क्लियर हो गया कि एक रूट वाला एग्जांपल कैसा हो सकता है। तो ऐसे कई इक्वेशंस होंगी जिनका एक रूट होगा, ऐसी कई होंगी जिनका एक भी नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस 12। अब आप इसका देख लो, एक भी नहीं मिलने वाला आपको, एक भी नहीं। चाहे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से देख लो, उसमें देखना अंडर रूट के अंदर माइनस में समथिंग कुछ ना कुछ आएगा, और हमें पता है माइनस में कुछ होना नहीं चाहिए, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का केस हो जाता है। ये आप 11th में पढ़ोगे। तो हमें आंसर हमेशा रियल में चाहिए, रियल रूट्स चाहिए होता है, कॉम्प्लेक्स वगैरह थोड़ी चाहिए होते हैं। तो ये एग्जांपल्स आपने नोट कर लिए। ये जो एग्जांपल जस्ट मैंने लिखा था, इट हैज नो रूट्स। ठीक है, चाहे आप इसका ग्राफ बना के देख लो, चाहे कुछ भी करके देख लो, कोई रूट्स नहीं होंगे। पहले भी पार्ट में मैं ये बता चुका हूं एग्जांपल्स। ठीक है, अब देख लेते हैं क्यूबिक इक्वेशंस में, जो ये तो अभी क्वाड्रेटिक देखिए, अब क्यूबिक में कैसे हम रूट्स फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले डिवीजन आना चाहिए। तो पहले नोट कर लो रिमाइंडर थ्योरम। जब नाइन्थ के कंसेप्ट खत्म होंगे मैं आपको बता दूंगा रिमाइंडर थ्योरम, जो कि होती है पी एक्स इज इक्वल्स टू पी एक्स। आपने पुराने लेक्चर में जाना होगा कि ये पूरा हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है, ये पूरा पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है। अब यहाँ पे लिखोगे क्यू एक्स, ये सिंबल्स हैं, और ये सिंबल्स किस किस चीज के लिए, ये भी अभी हम देखते हैं। देखो यहाँ पे पी एक्स हमारा होता है डिविडेंड, डिविडेंड ट नहीं डेंड। ओके, क्यू एक्स है हमारा, तो इसको अभी क्यू एक्स ना लिखे जी एक्स लिखते हैं। ठीक है, ऑर्डर से चलते हैं, सीरियल से, तब ज्यादा मजा आएगी। डिवाइजर, ठीक। अब आता है हमारा क्यू एक्स कोशिएंट, तीसरा आता है आर एक्स जो कि है रिमाइंडर। अब जैसे मैंने बताया था कि अलजेब्रा कोई डिफरेंट चीज नहीं है, अलजेब्रा में वेरिएबल्स आ जाते हैं, इनकी भी कुछ ना कुछ वैल्यूज होंगी, पर हमें पता नहीं है तो हम उन्हें किसी चीज से डिनोट कर देते हैं। तो जितने ऑपरेशंस आप नंबर के साथ अप्लाई करते हैं, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, तो वो इनके साथ भी हो सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करता हूं, 5 डिवाइड बाय 2, तो ये 2 हुआ, ये 4 हुआ, नीचे रिमाइंडर बचा 1। अब यहां से देख लो कि हमारा पी एक्स
है 5। डिविडेंट जिसे डिवाइड किया जाता है, जिसे डिवाइड किया जाता है, ठीक है, जिसे डिवाइड किया जाता है। और gx जो कि होता है डिवाइजर, यानी जिससे डिवाइड किया जाता है, 2 से डिवाइड किया गया है। और qx होता है कोशेंट, जो हमें डिवाइड करने पे आंसर मिले, ठीक है, आंसर मिल रहा है 2 मिला है। और जो बच जाता है उसे कहते हैं रिमाइंडर। जैसे यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचा है, कभी कभी पूरा कट के 0 भी हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर मैं 4 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 2 जा 4, तो यहाँ 0। तो इसी फॉर्म में ये अरेंज होते हैं। अब यहाँ पे आपको क्यूरियस होके ये चीज चेक कर लेनी चाहिए कि जैसे ये मैंने लिखा है, अब यहाँ पे ये वैल्यूज रख के देखो, क्या px5 यहाँ पे डालोगे और फिर ये जो भी मल्टीप्लीकेशन और एडिशन से जुड़े हुए हैं इनमें इनकी रेस्पेक्टिव वैल्यू डाल के देखो क्या ये 5 के इक्वल आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे 5 है, px इक्वल डालो, q क्या है हमारा 2 है, g क्या है हमारा 2 है +1, तो 2 इंटू 2 4 +1। तो इसी तरीके से ये हमारी रिमाइंडर थ्योरम इक्वल होती है। समझ गए? नहीं समझे होगे तो रिवाइंड करके देख लेना। चलो, रिमाइंडर थ्योरम हो गई। अब ऐसे ही हम डिवीजन वाले प्रोसेस कर लेते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, कि डिवाइड हमें करना है इस इक्वेशन को इस वाले पार्ट से, ठीक है। पहले डिवीजन सीखेंगे, फिर हम रूट्स निकालना सीखेंगे, क्योंकि डिवीजन के बिना रूट्स निकालना बेकार है। अब देखो कि यहाँ पे x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। अब देखो हमें पहला टर्म एलिमिनेट करना है। पहला टर्म डिवाइजर, नोट करना रूल कि पहला टर्म इस डिविडेंड का हमें एलिमिनेट करना है। तो हमें क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा, क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई करें कि एलिमिनेट हो जाए, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा लेकिन कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जैसे आप नंबर्स का करते हो वैसे ही ये भी है। जैसे नंबर्स को आप एलिमिनेट करते करते, कम करते करते 0 तक ले जाना चाहते हो, अगर कुछ बच जाता है तो वहीं छोड़ देते हो, वैसे ही ये भी है। अब यहाँ पे मुझे एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई करोगे x प्लस 1 को, तो एक्स स्क्वायर को x से एक बार किया तो एक्स क्यूब बना, और ये अंदर 1 में किया तो एक्स स्क्वायर बना, तो ये बना, ठीक है। तो हमें मिला एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। तो यहां से देखो हमने क्या किया था, 2 को जब 5 से हमने किया था तो यहाँ 2, यहाँ 4। तो अब इस 4 के साथ नेगेटिव साइन था, नीचे वाले के साथ नेगेटिव साइन आ जाता है, क्योंकि 5 में से अब हमें 4 माइनस करना होता है, तो 4 के साथ नेगेटिव साइन। वैसे ही ये जो नीचे पूरा है, इस पूरे के साथ नेगेटिव साइन। अगर इस पूरे के साथ नेगेटिव साइन तो इंडिविजुअली सबके साथ भेज देते हैं, तो ये भी नेगेटिव हो गया। यहाँ प्लस था तो प्लस की जगह नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है, ये तो रूल पता होगा ना, कि नेगेटिव को अंदर भेज दिया। समझ गए बात? अगर नहीं समझ पा रहे हो तो जैसे हमने एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर को माइनस करना है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर से, तो एक्स क्यूब 3x क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। अब इस माइनस को एंट्री अंदर कराओगे ब्रैकेट के, इतने बेसिक्स क्लियर है, तो हर टर्म के साथ ये माइनस आ जाएगा। जिस पूरे होल वाले ब्रैकेट के सामने ये है, अब ये उसी ब्रैकेट में एंट्री करके उसके हर टर्म का साइन चेंज कर देगा। अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे प्लस हो जाता, लेकिन यहाँ पे हमारा प्लस था, तो अब ये माइनस हो गया, क्योंकि प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस ही होता है, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस ही होता है। तो ये आपको रूल्स बेसिक वाले पता होने चाहिए। तो अब यहां से एकदम क्लियर हो गया कि क्यों इनके साथ नेगेटिव आता है। अब देखो यहाँ पे प्लस एक्स क्यूब, यहाँ पे नेगेटिव एक्स क्यूब कट गए, ठीक है। यहाँ पे देखो 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर बड़ा है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। डिवीजन में जो भी वैल्यू बड़ी होती है उसके सामने का साइन हम उतार देते हैं, ठीक है। जैसे आपने 4 माइनस 2 किया तो 2 आता है, या फिर अगर आपने 2 माइनस 4 किया तो यहाँ पे -2 आएगा, ठीक है।
तो बड़े नंबर के सामने जो साइन होता है वही उतार देते हैं। अब ये जितनी भी वैल्यूज है सबको नीचे उतार लो एज इट इज साइन के साथ, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना पड़े। तो अब ये एक नई इक्वेशन मिली। अब इसमें हमें पहला टर्म एलिमिनेट इसमें भी करना है इस इक्वेशन में, तो हमें इसमें 2x से मल्टीप्लाई करना होगा प्लस 2x से। तो प्लस 2x से अगर मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर प्लस 2x मिलेगा। तो यहां पे रख दो 2x स्क्वायर प्लस 2x। तो ये इससे ये कट जाएगा क्योंकि नीचे माइनस आ जाता है। और 3x माइनस 2x कितना हो गया, x हो गया। और ये 1 को एज इट इज उतार दो, जो चीज बच जाती है एज इट इज उतार दिए जो। अब यहाँ पे हमें 1 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि हमें x माइनस 1 ही चाहिए। सॉरी 1 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि हमें x एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो हमें 1 से मल्टीप्लाई किया तो x प्लस 1 ये पूरा कट के 0 हो गया। हमें हर यानी इक्वेशन का, जैसे इसमें पहले इक्वेशन ये थी तो इसमें मुझे ये पहला टर्म एलिमिनेट करना था। अब इसमें एलिमिनेट करने के बाद ये बचा, अब इसमें मुझे 2x स्क्वायर एलिमिनेट करना था। अब उसके बाद ये बनी x प्लस 1, उसमें मुझे x एलिमिनेट करना था। अब उसके पीछे वाले जो भी होता जा रहा है करते जाओ, बस हमें मेन मतलब है पहला टर्म एलिमिनेट करने से जो भी आंसर आएगा देख लेंगे। अब देखो इसको एलिमिनेट करने के चक्कर में ये पूरा 0 हो गया तो हो गया, उससे हमें क्या मतलब, हमें मेन ये करना था। समझ गए होगे, नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिवीजन करते हो। एक और एग्जांपल लोगे, एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो मुझे पहला टर्म एलिमिनेट करना है तो यहाँ एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइजर को मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ एक्स क्यूब बना और यहाँ -1 के साथ हुआ तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ नीचे इसके साथ माइनस आ गया, इसके साथ माइनस आएगा तो ये प्लस बन जाएगा, कट गए। तो फिर अब -2x में से माइनस प्लस एक्स स्क्वायर घटाओगे तो यहाँ पे 2 बड़ा है तो यहाँ पे -x स्क्वायर बचेगा। मैंने क्या कहा था, बड़े वाले नंबर्स के सामने जो साइन होता है वही आता है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, ये तो पता होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर -2x किए है। ठीक, अब एज इट इज उतार दिया। अब यहाँ पे मुझे पहला -x स्क्वायर बनाना है तो इससे मुझे -x से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ -x से इसको मल्टीप्लाई किया तो -x स्क्वायर मिला, फिर +x मिल गया। ठीक है, अब देखो कि ये -x +x कट गए, सॉरी ये नहीं कटे, गड़बड़ हो गई। अभी तो हमें यहाँ पे साइन भी इनके साथ रखना है ना। तो देखो अब ये नीचे वाले के साइन आता जाएगा तो इसके साथ नेगेटिव आया तो ये प्लस बन गया, इसके साथ नेगेटिव आया तो ये माइनस बन गया। ठीक है, तो ये हमारे कट जाएंगे और ये हमारा -2x बचा, +2 को उतार दिया एज इट इज। अब यहाँ पे -2 लिख दो, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही बचेगा -2x + 2, 0 आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपको डिवाइड करना है। समझ गए, नोट डाउन कर लो। अब देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के हम रूट्स कैसे निकालते हैं। जैसे कि अगर हमारा एग्जांपल हमने यही ले लिया कि x³ माइनस, कहीं पे भी हेडिंग, कहीं पे भी लिख रहे हो हेडिंग डाल लो, फाइंडिंग द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसमें भी थोड़ा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला ही काम है कि हमें पहले वाले इस कोफिशिएंट को, यहाँ पे कोफिशिएंट से हमें मतलब है, इस पूरे को मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें सिर्फ कोफिशिएंट की बात करनी है। इस कोफिशिएंट को हमें मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे कोफिशिएंट की बात है, ये नहीं कि x² 2x² लिख दो। ठीक है, ये नहीं करना है, हमें सिंपली इसको उठा के लास्ट वाले कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, पहले वाले कोफिशिएंट को। तो हमारा 2 मिला। अब हमें ये देखना है, ये देखना है कि 2 के कौन से फैक्टर्स, कौन कौन से मल्टीपल्स
यहाँ पे हम फैक्टर्स ने कौन से नंबर्स हैं जो इसे डिवाइड कर सकें। डिवाइड में चाहे आंसर नेगेटिव में आए चाहे पॉजिटिव में आए, बात समझना, चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, बस डिवाइड करने चाहिए। तो हमें +1 मिल जाता है, -1 मिल जाता है, तो हम इसको सिंपली इस तरह लिख सकते हैं +-1। अभी आपने सीखा है ना, या फिर हमें +2 या फिर -2, इसे हम सिंपली लिख सकते हैं +2 +-2, ठीक है। तो अब यही चार वैल्यूज उठा के यहाँ x की जगह रखते जाओ। हमें एक, अगर जिस वैल्यू ने आपका इस इक्वेशन को जीरो कर दिया, जिस वैल्यू ने इस इक्वेशन को जीरो कर दिया, वही इसका पहला रूट है। हमें कौन कौन सी रखनी है? +1 -1 +2 -2। इक्वेशन क्या है? x³ -2x² -x +2, ठीक है। यहाँ पे अगर हम रखते हैं +1 रखते हैं, तो 1³ -2 × 1² -1 +2। तो देखो 1³ का 1 हुआ, -2 हुआ, -1 हुआ, +2 हुआ। अब ये काट दिया, तो यही हमारा एक जीरो है। क्या? x = +1 भी एक जीरो है इस पॉलिनोमियल का। और सबको रखने का कोई फायदा नहीं, जो जीरो देगा वही होगा, और कोई देने ही वाला नहीं है जीरो, ठीक है। तो क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं? x - 1 = 0। तो ये एक क्या इस इक्वेशन का फैक्टर बन जाएगा। जैसे हमने अभी क्वाड्रेटिक में ही सीखा था कि रूट्स निकालने से पहले वाले स्टेप को फैक्टर निकालना कहते थे, ठीक है। जैसे x² -4x +4 = 0, इसके फैक्टर्स क्या आते थे? x - 2 और x - 2, ठीक है। तो इसका रूट x = 2 था, तो हम इस 2 को इधर ही लाके ऐसे रख सकते हैं, तो ये भी तो एक फैक्टर ही हुआ इसका। तो वैसे ही हम इसको फैक्टर मान सकते हैं इसका। तो अब इस फैक्टर से आप डिवाइड कर दो इस इक्वेशन को, ठीक है। नोट डाउन किया इतना। अब इस इक्वेशन को हमें करना है डिवाइड। डिवाइड करने पे जो भी आंसर मिलेगा, जो भी आंसर, पर पूरी तरीके से कट जाना चाहिए, पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा। हो गई, क्योंकि ये एक जीरो है, इससे डिवाइड करोगे तो पूरी तरीके से कैंसिल ही होने वाला है। चाहे आप चेक कर लो, x - 1, ठीक है। तो यहाँ पे x² से किया तो x³। अब मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप नहीं बताऊंगा, आप देखते रहो क्या सही है क्या गलत। अब यहाँ पे -x², तो ये कट जाएगा। यहाँ पे x² बचा, यहाँ पे -x +2 बचा, यहाँ पे +x² -x, और ये कट गए, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे गड़बड़ हो गई फिर से वही वाली, इसके साथ नेगेटिव हो गया था, अब ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ -x² आएगा, -x +2। तो यहाँ पे हमें -x रखना होगा, तो यहाँ पे -x² +x। तो अब यहाँ पे माइनस हो गया तो ये प्लस हो गया, तो ये कट जाएगा, यहाँ पे प्लस के साथ माइनस गया तो ये माइनस, तो ये -2x +2। अभी ये डिवाइड किया था ना हम लोगों ने। अब यहाँ पे -2 रखना होगा, तो हमें -2x +2 मिला, तो ये पूरा कट के 0 आ गया। अब ये जो मिलता है हमें क्वोशिएंट में, इसको लिख लो साइड में, qx = x² -x -2, ठीक है। अब हम इसके जीरोस निकालेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। इसका भी कंसेप्ट सीखेंगे कि हम इसके कैसे, क्यों जीरोस निकालते हैं। इसको 0 को इक्वल रखा। अब यहाँ पे x² -x -2 = 0, क्योंकि इसको, एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ पे हमें रखना होगा -2x, यहाँ पे +x, गड़बड़ हो गई थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लो, इसको माइनस करने पे -x मिल रहा है, इसको मल्टीप्लाई करने पे -2x² ही मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ कॉमन मिला पहले पेयर से x, यहाँ पे बचा x - 2, यहाँ पे 1 मिल रहा है क्योंकि पहले ब्रैकेट में
x माइनस टू मिला था तो हमें दूसरे में भी वही लाना है, कुछ कॉमन नहीं लेंगे तो x माइनस टू और x प्लस वन इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज और चेक करो कि अब यहाँ से x2 मिलेगा और x माइनस वन मिलेगा, अगर दोनों को इक्वल 0 का करके देखते हैं। ठीक है, x माइनस वन, तो आप कहोगे कि यहाँ पे आपने सबसे पहले तो बताया था प्लस टू माइनस टू और प्लस वन माइनस वन को हम इस इक्वेशन में डाल के रखते हैं, जो 0 आएगा वही इसका यानी रूट होगा, फैक्टर होगा। तो यहाँ पे तो देखिए माइनस वन भी आ रहा है, आपने कहा था कि आप चाहे कोई भी वैल्यू डाल दो ये 0 नहीं होगा। वो मैंने इतनी ज्यादा बकर बकर तो मैं वहां कर नहीं सकता था। अब प्रैक्टिकली समझ आ गया कि हमें खाली एक ही वो निकालना होता है और एक से डिवाइड करोगे तो बचा कुचा आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर बात को समझने की पहले इतना नोट डाउन करो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ये सब सॉल्व करना होता है। ऐसा ही आप बाय क्वाड्रेटिक के लिए भी कर सकते हो, जिसके लिए आपकी इक्वेशन दी होती है जिसमें जो हमारी डिग्री हो 4 से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कंसेप्ट बोलता क्या है। जैसे यहाँ 32 था, ठीक है, इसको मुझे 2 से डिवाइड करना था, तो यहाँ मैं 16 यहाँ 32 लिखा। अब जैसे x माइनस वन एक्स प्लस वन एक उस पुराने वाले का फैक्टर था, x प्लस वन उस पुराने वाले का फैक्टर था उस डिविडेंड का, तो वैसे ही 2 भी तो इसका फैक्टर है। अगर इसको आप तोड़ना चाहो 32 को, तो 2 16 2 8 2 2 2, ठीक है, तो ऐसे 2 भी फैक्टर था, ऐसे ये भी फैक्टर था पुराने वाले का। तो अब बचा हुआ जो 16 है, ठीक है, अब यहां से ये 2 फैक्टर था, अब यहां हमें 16 से करना था, तो ये बचे हुए फैक्टर्स आ गए। वैसे ही हमें जो क्वोशिएंट मिलता है उसमें से हम उसको फैक्टराइज कर देते हैं क्वोशिएंट को, तो बचे हुए फैक्टर्स आ जाते हैं जिनसे हम जीरोस भी निकाल सकते हैं। बात समझ आ गई होगी, नहीं समझ आई तो रिवाइंड करके देख लो। ठीक है, अब जो हमारा बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है उसके हम रूट्स निकालना सीखेंगे। ठीक है, वो एक्सरसाइज में हो जाएगा जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। अभी तो 9th के बेसिक्स चल रहे। मैं आपको ये बता चुका हूं कि वन वेरिएबल वाला इंपॉर्टेंस ज्यादा रखता है पॉलिनोमियल। तो वन वेरिएबल का जनरल एक्सप्रेशन कुछ इस टाइप में होता है। ठीक है, देख लो, ये x रेज टू द पावर n से स्टार्ट हुआ है। मान लो ये n कोई 10 होता, 11 होता, मान लो 10 था, अब यहाँ पे 10 हुआ, यहाँ पे फिर 10 माइनस वन, यानी कि n की वैल्यू 10 थी, अब यहाँ 10 माइनस वन करोगे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, फिर ऐसे ही करते 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 0 तक पहुंच जाएगा। और 0 से पीछे नहीं जा सकता है। इसका मतलब हमें क्या जानने को मिल रहा है, n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, या फिर कह सकते हैं n इज अ होल नंबर। इंटीजर और होल नंबर नहीं पता क्या, कोई बात नहीं, धीरे धीरे बेसिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। देखो, इंटीजर होता है जिसमें सारे प्योर नंबर्स होते हैं विदाउट डेसिमल और विदाउट फ्रैक्शंस। ऐसे 1 2 3 0 इस तरह चलते चलते एंड तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक, जहाँ पे नंबर्स का एंड होगा। वैसे तो कहीं एंड नहीं होता है, ऐसे करके यहाँ नेगेटिव साइड में भी हो जाएगा। प्योर नंबर्स होने चाहिए, बस डेसिमल्स में नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये इन्हें कहते हैं इंटीजर्स। तो ये सारे नंबर्स, तो मैंने क्या कहा है, नॉन नेगेटिव, तो नेगेटिव वालों को हटा दो, यहां से देखो। और होल नंबर्स का क्या होता है, 0 से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाते हैं। तो बात तो वही हो गई ना, पॉजिटिव इंटीजर या फिर होल नंबर दोनों ही कहा जा सकता है, तो कंफ्यूज मत होना। तो देखो, वैल्यू हमारी घटती जा रही है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, नोट कर लिया था। तो कभी ना कभी जाके हमारी 0 हो जाती है x की वैल्यू, जो कि x रेज टू द पावर 0 था, ये 1 हो जाएगा हमारा, क्योंकि पहले भी बता चुका हूँ किसी भी नंबर की पावर 0 है तो वो 1 हो जाता है। तो ये जो a0 है इसके साथ मल्टीप्लाई होकर a0 ही मिलेगा, तो ये हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट। अब यहाँ पे ये जो a के नीचे ये n माइनस वन, ये सिर्फ इतना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वो कोफिशिएंट है
ये वो कोफिशिएंट है जिस वेरिएबल के साथ ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये कोफिशिएंट जिस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में उसकी डिग्री n है। बस सिंपली समझाने की कोशिश। और ये डिफरेंट डिफरेंट लगाएं ताकि हम कोफिशिएंट्स को डिफरेंट दिखा सके। कोफिशिएंट सेम तो नहीं हो सकते हर बार, ठीक है, तो हम डिफरेंट दिखा सके। ओके, तो आप तो कहोगे कि आपने तो ये कराया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अरे हाँ भैया, ये भी कोफिशिएंट्स हैं, डिफरेंट ही तो दिख रहे हैं, पर ये चीज दिखाने के लिए इसलिए है कि यहाँ पे मान लो एबीसीडी तो हमारी 26 ही होती है, और अगर मान लो स्टार्ट हो गया 30 से n30 से चालू हो गया, तो 30 नंबर पे कौन सा लेटर आता है? एबीसीडी तो 26 तक ही लिमिटेड थी। वैसे तो इतनी लंबी डिग्री का क्वेश्चन आता ही नहीं है कभी, इलॉजिकल है, टाइम वेस्टिंग है, पर फिर भी छोटी डिग्रीज के लिए हम ये मान के चलते हैं, तो हमेशा ये मानना है एबीसीडी, है ना। चलो इतना नोट डाउन हो गया, अच्छे से क्लियर हो गया, एकदम ढिंचाक वाला। अब बढ़ने वाले हैं हम लोग 10th के कंसेप्ट पे। 10th का कंसेप्ट सच में देखो, यहां से क्लास 10th स्टार्ट होती है, जो क्लास 10th की बात है, नोट डाउन कर लो। बेसिक सारे क्लियर हो गए। अब देखना, बात ध्यान से सुनना मेरी, कि ये इक्वेशन लिखी है मैंने ए एक्स स्क्वायर। पहले क्वाड्रेटिक की बात करते हैं। क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पे हम लोग देखेंगे कि जीरो से कैसे रूट्स बनाए। हमने इक्वेशन से रूट्स निकालना, जीरोस निकालना सीखा। अब देखेंगे यहां पे कि जीरो से इक्वेशंस कैसे बनाए, जीरो से रूट से इक्वेशंस कैसे बनाए, ठीक है। तो यहां पे अगर ये इस तरह लिखा है, तो इसका कहने का मतलब तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, अच्छे से किया होगा। अगर जीरो निकालना होता है, अगर दिखाना होता है कि ये इक्वेशन जीरो के इक्वल है, तो हमारी जो भी एक्स की वैल्यूज आएंगी वो इस इक्वेशन पे रखने पे जीरो ही देंगी इस पूरी इक्वेशन को। तो इस इक्वेशन को पूरा मैं ए से डिवाइड कर देता हूं। अगर एक तरफ इक्वल टू के किया है तो दूसरी तरफ भी करना होगा, कि ताकि कोई चेंजेस ना आए, हम इनको काट सके, 1/a कट जाए, ठीक है। तो काटने की बजाय हम इनको इसी में समा देते हैं, क्योंकि चीजें दिखने में डिफरेंट हो सकती हैं पर कंक्लूजन सेम देंगी। जैसे कि x बाय y था, ये इक्वल पता है किसके होगा? हम लिख देते हैं इसको, इक्वल लिख देते हैं 4x बाय 4x माइनस 3x बाय 4y माइनस 3y। चीजें दिखने में डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है, पर कंक्लूजन सेम ही देने वाली है। आंसर यही कट पिट के x बाय वाई आएगा। तो चीजें दिखने में डिफरेंट हो सकती हैं, तो इनको हमें डिफरेंट दिखाना है, यही हमारा मोटिव है। आगे मोटिव क्लियर हो जाएगा कि क्यों डिफरेंट दिखा रहे थे। हम ए से इसको किया, तो ए एक्स स्क्वायर, सबके सब टर्म्स के नीचे हम ये डिवाइड करने वाला नंबर डाल देंगे, और जीरो को ए से डिवाइड किया तो जीरो ही आएगा। अगर किसी भी नंबर से जीरो को डिवाइड करो तो जीरो ही आता है, पर जीरो से किसी नंबर को डिवाइड करो तो नॉट डिफाइन आता है। इसका आंसर चलता ही जाएगा, जिसे कहते हैं इन्फिनिटी, ठीक है। इतना क्लियर है। अब यहां से ए से ए कट जाएगा, हमें क्या मिला? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाय बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इज इक्वल्स टू 0। नोट करके रखना, ये दोनों इक्वल बात है, दिखने में डिफरेंट है पर बात सेम है। अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे ए मल्टीप्लाई होकर बात यही निकलेगी, ठीक है। बात हमें पहली वाली इक्वेशन ही मिलने वाली है, कौन सी? इसके इक्वल नहीं, इसके इक्वल है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखो, जीरोस हमारे सिंबल से डिनोट किए जाते हैं। आपको एग्जाम्स में दे देगा कि अल्फा कॉमा बीटा, ये दो जीरोस हैं,
किसके लिए? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये सिंबल्स डिनोट कर देते हैं, इनकी वैल्यूज हमें फाइंड करनी होगी एक तरीके से। ये जब किसी चीज की वैल्यू नहीं पता होती है तो लेटर्स या सिंबल्स का यूज कर लेते हैं, ठीक है। वो अल्फा, बीटा, गामा, ये 3 रूट्स किस में हो सकते हैं? क्यूबिक में। तो अभी क्यूबिक और क्वाड्रेटिक ही आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है, इन्हीं दो को आपको डेप्थ में पढ़ना है, ठीक है। तो फिर ये सिंबल्स देख के डरोगे तो नहीं। अब देख लेते हैं कि हाउ टू मेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाउ टू मेक क्वाड्रेटिक, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीखते हैं विद जीरोस। देखो पेशेंस के साथ आपको देखना ही होगा, ठीक है। पहले एक्स स्क्वायर लगाओ, पहले यहाँ प्लस का एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस था, ठीक है। अब यहाँ इनके बीच में माइनस लगा दो। सिंबल्स का हमेशा ध्यान करना, प्लस माइनस। अब यहाँ पे लिख दो अल्फा प्लस बीटा, यानी जीरोस का सम कर दो। जो दो जो भी जीरोस दिए, मान लो क्या देता, अल्फा इज इक्वल्स टू 2, बीटा इज इक्वल्स टू 3, है ना। अब यहाँ फिर प्लस लगा दो माइनस के बाद। अब इसमें अल्फा इंटू बीटा कर दो, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं, ये एक हमारा कोफिशिएंट हो गया। तो ये हमारी इक्वेशन, इसको हम लिखते हैं इस तरह है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना। ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस तो नहीं। अब जो हमने डिराइव की थी ए एक्स स्क्वायर, इस वाले से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी, ये वही बात है। अब आप कहोगे, सॉरी प्लस सी, यार क्या कह रहा हूं। यहां पे आप कहोगे कि यहां तो माइनस है इसके बीच में, तो यहां पे क्यों नहीं है? ध्यान से देखो, तो यहां पे देखो हमारा ये b कोई भी वैल्यू हो सकता है, b कोई भी वैल्यू हो सकता है। प्लस होगी तो यहाँ पे प्लस रहेगा, माइनस होगी तो माइनस रहेगा। तो अब b कोई भी हो सकता है, तो ये हिडन है तो इसको हिडन रहने देते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे नहीं लगाया, ठीक है। तो इससे हमें नई इक्वेशन क्या मिली थी, उस इक्वेशन से हमें काम है। एक्स स्क्वायर माइनस नहीं प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इक्वल्स टू 0। अब आप इसको कंपेयर कर लो इसके साथ। यहाँ पे देख लो एक्स स्क्वायर एलोन है, इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, और x के साथ कोई कोफिशिएंट है, और ये इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसके साथ भी कोई वेरिएबल नहीं है, तो कंपैरिजन हो सकता है, ठीक है। इसीलिए मैंने एक्स स्क्वायर को एलोन किया था यहाँ पे, तभी मैंने पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड किया था। अब समझ आया क्यों डिवाइड किया था पूरी इक्वेशन को a से, ताकि इस फॉर्मूले से हम कंपेयर कर सके। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये पूरे दोनों के लिए, ठीक, ये b बाय ए के इक्वल है। हम ये लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू बी बाय ए माइनस बी बाय ए। अब b की चाहे कोई भी वैल्यू हो, माइनस इसके साथ हमेशा रहेगा, तो ये चीज नोट डाउन करो। और ऐसा ही अल्फा इंटू बीटा c बाय ए हो गया। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, नोट डाउन कर लो, बिल्कुल माइंड में सेट कर लो, ठीक है। अभी सबको इकट्ठा लिख दूंगा समरी फॉर्म में, तो इस तरीके से हम डिराइव करके लिख सकते हैं। अब देखो ये माइनस बी बाय बी क्या है, ए क्या है, ये सिंपल अगर आपको इक्वेशंस दी होगी, जैसे आपको ये इक्वेशन दी थी कि 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे हमारा b क्या हो, a क्या होगा, a होगा 6, ठीक है। ये हमारा सिंपली इसी फॉर्म में है, ठीक है। ये जो मैंने एग्जांपल लिया है ये इसी फॉर्म में तो है। तो यहाँ a हमारा 6 हो गया, b हमारा -7 हुआ। देखो मैंने क्या कहा था, b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव, -7 है, c की वैल्यू -3 है, ठीक है। तो अब यहीं पे डाल के यहाँ पे चेक कर लो, क्या ये बात सही कह रहे हैं, क्या ये सही बात कह रहे हैं। और हम जानते हैं
इनके जीरोज आए थे, अभी हमने निकाले थे, मुझे याद है जीरोज इनके आए थे 9,2 आए थे, यस 9,2 आए थे इनके जीरोस। तो अब देख लो दो जीरोस थे, अब इनका सम कर लो 9+2 को, 9+2 करोगे कितना मिला 11 मिला। अब यही बात यहां पे डाल दो -b/a, तो -b/a अगर करके रखोगे तो यहाँ पे माइनस रहने दो, b हमारा क्या है -7 है, तो बाय a कितना है हमारा, सॉरी इनके शायद रूट्स 9 2 नहीं थे, गड़बड़ हो गई, 3/2 -1/3 था, ये गड़बड़ हो गई, ठीक है। अब आप कंपेयर करके देख लो, इन रूट्स को ऐड करोगे तो आप ऐड करके देख लेना, 3/2 -1/3, इसको ऐड किया तो यहाँ 6, ये 9 -2 7/6, ओके। तो ये 7/6 मिल रहा है हमें, क्लियरली दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा अब दिख रहा होगा, ठीक है। तो 7/6 मिला। ऐसे ही यहाँ पे आप एडिशन कर लिया, अब चेक कर लो क्या ये सही में इसके इक्वल होता है -b/a, तो यहाँ पे -7 डाला, यहाँ पे माइनस रहने दिया ऐसे ही, ये हमारा क्या था 6 था, तो अब ये माइनस इसको कैंसिल कर देगा तो 7/6 ये भी आ रहा है। तो टोटली हम ये बोलना चाह रहे हैं, आप चाहे प्रोडक्ट करके भी देख लो इनका, यही आएगा। तो अभी इसको रफ करके मैं सिंपली बस जो मेन बात थी उसे लिखना चाहता हूं कि सम ऑफ द जीरोस, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिली होंगी उसके जो भी जीरोस होंगे उनका सम अल्फा प्लस बीटा, यहां से हमने ये सीखा है -b/a होता है, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। ABCD पता है आपको क्या होती है, समझ गए। अब ऐसे ही हम देख लेते हैं क्यूबिक के लिए, नोट डाउन करो। क्यूबिक के लिए ये हो गया, इसमें हमने ये सिंपली क्यूबिक इक्वेशन लिखी थी, इस पूरे को वही प्रोसेस जो a से डिवाइड करते थे, a से डिवाइड किया, हमें इस तरह फॉर्म मिला। अब इसका ये फॉर्मूला होता है, 3 रूट्स होंगे, 3 रूट्स दिए होंगे, पहले x³ लिखना, फिर माइनस लगाना, यहाँ पे पहले प्लस था, ठीक है, माइनस, फिर यहाँ सम ऑफ द जीरोस x² लगाना, फिर प्लस लगाना, माइनस के बाद प्लस आया, फिर इसके बाद इसे कहते हैं, नोट करो, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये हर जीरो को, 3 जीरो है, 3 में हर जीरो को हर जीरो के साथ मल्टीप्लाई करके एडिशन करना है, यानी अल्फा का पहले बीटा के साथ कर दिया, फिर बीटा का गामा के साथ कर दिया, यानी हर जीरो को हर जीरो के साथ मिलाना है। अल्फा को बीटा के साथ मिला दिया, बीटा को गामा के साथ और गामा को अल्फा के साथ। अब कोई मिलन रह तो नहीं गया, अब कोई मीटिंग रह तो नहीं गई, ठीक है। अब लास्ट में माइनस में अल्फा बीटा इंटू गामा, इसे कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ये सम ऑफ द जीरोस, ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे देख लो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस b/a हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो माइनस था, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू b/a, ऊपर से कंपेयर करोगे तो इस माइनस को हम सिंपली इधर भी तो भेज सकते हैं, इतना तो बेसिक क्लियर होगा। या फिर हम कह सकते हैं कि दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दी, जैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू b/a। अगर दोनों को -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो मैं यही मिलने वाला है, ठीक है। ये माइनस इसके साथ कट जाएगा और b/a के साथ माइनस लग जाएगा, क्लियर। और ये जो टर्म होता है ये c/a हो गया। देखो इन दोनों से तो फेमिलियर हो आप। अब ये आया है -d/a, तो इसमें ये जो लास्ट वाला होता है ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलो, वैसे तो हमारा ये ABCD के फॉर्म में दिखाया जाता है, पर हमें रियली अगर कोई और वेरिएबल्स ले लेते, ABCD की जगह KLM ले लेते क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो देखो इसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि ax², ये क्वाड्रेटिक क्यूबिक दोनों के लिए ये बात है,
अल्फा प्लस बीटा एक्चुअली में इनका मतलब पता है क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है। समझ गए? कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि b हमारा इसका कोफिशिएंट है x का, तो हम इस तरह लिखते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा को क्या लिखोगे? यही लिख दोगे कि कोफिशिएंट ऑफ नहीं सॉरी कांस्टेंट है यहाँ, तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे क्यूबिक के लिए कर दोगे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब बाय जो भी हो। जैसे क्यूबिक के लिए अगर देखते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक के लिए देख लेते हैं, तो ये होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये क्यूबिक के लिए। अगर सामने वो रखा होगा आपके, नोट किया है, तो उसमें से कंपेयर करके देख लो। यही है ना कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और यहाँ माइनस लगाना तो मैं भूल ही गया, सॉरी। पिछले वाले में भी माइनस लगाना भूल गया था, क्वाड्रेटिक वाले में। ठीक है, लगा लेना। तो अब अच्छी तरीके से एकदम आपका क्लियर हो चुका है। जैसे मैंने क्वाड्रेटिक का एक एग्जांपल दे दिया, वैसे ही आप क्यूबिक का एक एग्जांपल लेके चेक कर सकते हैं कि ये पॉसिबल है कि नहीं, इज इट पॉसिबल और नॉट। तो फिर अब देखते हैं, इन फॉर्मूलेस को नोट डाउन कर लो। जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस पोजेस करने वाला फॉर्मूला ये, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट पोजेस करता है, ये भी काफी करता है, पर करते तो सभी हैं लेकिन ये तीन कुछ ज्यादा ही करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने a और b डाला है, यहाँ पे मैं रूट्स भी डाल सकता हूँ। अल्फा और बीटा दो तरीके के वेरिएबल्स यूज कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, तो इस तरीके से अब यहाँ पे अल्फा 2 इंटू अल्फा बीटा हो जाता। तो यहाँ पे देख सकते थे ये आपका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हो गया था। अब इक्वेशन से आप c बाय a डाल देते। ये सब हम क्वेश्चंस करते समय सीखेंगे। तो इसीलिए ये फॉर्मूलेज आपके माइंड में हमेशा हमेशा के लिए सेट होने चाहिए। अब जैसे ये था a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, जैसे 2 इंटू 2 स्क्वायर लिखते हैं, वैसे a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा जाता है। अब आप चाहें तो इसको वही मल्टीप्लीकेशन वाले ट्रिक से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि यही खुल के आ रहा है कि नहीं, कि पहले a को दूसरे वाले ब्रैकेट के इससे किया, फिर इसके बाद इससे किया प्लस लगाने के बाद, फिर इसको इससे किया, फिर प्लस लगाया, फिर इसको इससे किया। ठीक है, तो ऐसे ही करके आप इसमें भी कर सकते हैं कि इस वाले को मल्टीप्लाई करके देख लो क्या यही चीज आ रही है। तो इस तरह की क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। ये फॉर्मूलेस आपको हमेशा लर्न होने चाहिए। इसके लिए चाहे 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, हमेशा के लिए माइंड में ये हमेशा चलते रहने चाहिए। चाहे आप कहीं पे भी हो, पार्टी में गए हो, बाथरूम में हो, कहीं पे भी हो, ये फॉर्मूलेस आपके माइंड में होने चाहिए। पता है ये फॉर्मूलेस माइंड में किस तरह आएंगे आपको, ये नहीं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इस तरह, ऐसे नहीं। आपको इस तरीके से याद होनी चाहिए कि छपा हो आपके सामने, एकदम क्लियरली लिखा हो, तभी आप पॉइंट पकड़ पाएंगे। चलो नोट डाउन करो इन्हें। सो लेक्चर्स काफी लंबा हो गया था और हमने सारी डिटेल्स कवर कर ली है। 10th की नॉलेज भी ले ली, 9th की भी ले ली है, नथिंग इज रिमेनिंग। तो जो भी अगर वीडियो पसंद आई हो तो जो भी कुछ किया जाता है वीडियो के साथ कर दिया करो। ठीक है, वरना हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा। तो हमें भी तो अपना यार ग्रेजुएशन की तैयारी करनी है, कंपटीशन की तैयारी करनी है, तो जुटे रहो।